हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना शिक्षक यूट्यूब चैनल में। एमपी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 व 3 सी टेट, यूपी टेट, रीट और सभी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपना शिक्षक चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको डेली बेसिस पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो प्रशिक्षण या फिर उपलब्धि परीक्षण, इसको बोले तो परीक्षा के गुण। तो उसमें विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता और एक और होता है विभेदीकरण। ये उत्तम परीक्षण के गुण है और अस्पष्टता नहीं है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, नहीं दिया है यहाँ। अगला है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो मूल्यांकन के जो त्रिकोण होते हैं वो होता है, पहला होता है शैक्षिक उद्देश्य, उसमें उद्देश्य निहित होता है। उसके बाद उसके द्वारा बच्चे को अधिगम कराया जाता है तो उसका अधिगम का अनुभव होता है और फिर लास्ट में उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ये त्रिकोण है मूल्यांकन के। बट यहाँ पर शिक्षण जो अनुभव है वो शिक्षक से रिलेटेड है, इसलिए अपना सी ऑप्शन सही होगा, नहीं दिया है उसी के अकॉर्डिंग। अगला है क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षण को विद्यालय में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें देखना है, कला शिक्षा दे रखा है यहाँ पे, कला शिक्षा। तो पहला ऑप्शन है अपना सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल एक सही है, एक और दोनों सही है। तो ये अपना ऑप्शन चौथा वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कला दिया इसलिए एक भी सही होगा, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, और दूसरा भी सही होगा। तो एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं के निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। अब यहाँ पर संपूर्ण अवलोकन है, तो इसका पहला ऑप्शन है निर्णयात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ संपूर्ण दिया है तो अपना योगात्मक मूल्यांकन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष परिस्थिति में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री प्रयोग में लेते समय शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सम्मिलित होता है? तो सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, करके सीखना और विश्लेषण से संश्लेषण। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मूर्त से अमूर्त, क्योंकि बच्चा इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री को पहले देखता है, मूर्त रूप से देखता है, और उसके बाद में वह अमूर्त रूप से सोचता है, उसे जो सीखता है उसकी कल्पना करता है। तो ये मूर्त से अमूर्त की ओर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण से संबंधित नहीं है? तो पहला है उपयुक्त हाव भाव, विषय वस्तु स्पष्टता, द्विमार्गी प्रक्रिया और अलंकारिक भाषा। तो अपना सी ऑप्शन सही होगा, तीसरे वाला, अलंकारिक भाषा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं है? अब यहाँ पे देखना है अपने को, शिक्षण साधनों के चयन की बात हो रही है। अब यहाँ शिक्षण साधनों का चयन करना है, शिक्षण साधनों का चयन करना है तो उसमें उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत, ये तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि शिक्षण साधनों का चयन कर रहे हैं तो उद्देश्य की पूर्ति का सिद्धांत तो लागू हो गई। दूसरा है विद्यार्थी केंद्रीयता का सिद्धांत, क्योंकि जो शिक्षण के साधन होंगे वो विद्यार्थी या छात्र केंद्रित होने चाहिए। तीसरा है भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत, और चौथा है संसाधनों के प्राप्त होने का सिद्धांत, क्योंकि इसमें संसाधनों के प्राप्त होने का सिद्धांत भी लागू होता है, क्योंकि वहाँ का जो भौतिक वातावरण होता है उसमें वह चीज़ उपलब्ध है या नहीं, यह भी देखना पड़ता है। और भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत ये बिल्कुल गलत है, तो अपना सी ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन गलत जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है। अगला है अधिगम निर्योग्यता, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है सैमुअल किर्क ने। फ्रेंड्स, ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी, तो इन पे थोड़ा गौर करना है। अगला है मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है।
तो ये होता है अपना डिसलेक्सिया। ये पठन विकार से संबंधित है। और पठन विकार क्यों होता है? क्योंकि जो मस्तिष्क की संरचना होती, संरचना कहें या उसकी कृत्य कहें, उनमें विभेद का जो परिणाम होता है, उन्हीं के कारण पठन विकार होता है, और वो होता है डिसलेक्सिया के कारण। अगला है एक अच्छी पाठ्य पुस्तिका। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है रिक्त स्थान से बचती है। पहला है लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक समानता और सामाजिक उत्तरदायित्व। तो अपना सही ऑप्शन होगा लैंगिक पूर्वाग्रह, क्योंकि लैंगिक जो होता है उसके बारे में वो बचती है। अगला है एजुसेट। निम्नलिखित में से क्या है? एजुसेट क्या है, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड है ये? तो दूरस्थ शिक्षा पर एक पुस्तक है, शैक्षिक सॉफ्टवेयर है, शैक्षिक उपग्रह है, या फिर शैक्षिक चैनल है? तो एजुसेट है वो क्या है? अपना शैक्षिक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। तो यहाँ पर क्या दिया है? शिक्षक संबंधी सहायक उपकरण दिए हैं, और उसकी उपयोगिता का क्या दिया है उसने? औचित्य आधार क्या है वो पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है अपना कक्षा में शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना। दूसरा है कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना। तीसरा है शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। और चौथा है अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना। तो यहाँ पर शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता का औचित्य आधार माना है, इसलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन अपना सही होगा, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। अगला है पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह, पहला ऑप्शन है पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें। दूसरा ऑप्शन है पाठ के कठिन शब्दों को श्यामपाठ पर लिखकर उनका अर्थ बताएं। तीसरा ऑप्शन है पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाएं। और चौथा है पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताएं। तो अपना चौथा ऑप्शन सही जाएगा, पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताएं। अगला है क्वेश्चन मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी में कितना अच्छा निष्पादन किया है उसका पता लगाना। दूसरा ऑप्शन है अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तीसरा ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्रति में कठिनाई अनुभव कर रहा है। और चौथा ऑप्शन है अधिगम को सुगम बनाना एवं ग्रेड न प्रदान करना। तो अपना पहला ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन दिया है तो समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है उसका पता लगाना। निष्पादन में क्या होता है फ्रेंड्स? उसका होता है अर्थ, परफॉर्मेंस बोल सकते हैं उसको। अगला है निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था करना, या फिर ये बोल सकते हैं अनुदेशन की योजना बनाना। दूसरा है विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना और ग्रेड्स प्रदान करना। तो निर्माणात्मक जो मूल्यांकन होता है उसका उद्देश्य जो होता है, पहले ऑप्शन की तरफ जाएंगे, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। अगला क्वेश्चन है एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर पर हुआ है, यह मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा अपना उपलब्धि परीक्षण, क्योंकि ये एक विशिष्ट अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ, स्तर पूछ रहा है, या फिर ये बोलो तो उपलब्धि पूछ रहा है, तो उपलब्धि परीक्षण ही होगा उसका सही आंसर। अगला है क्वेश्चन हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते हैं, हम केवल यह देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है, इसका तात्पर्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्याख्याता गणित व्याख्याता में 2014 में आया था क्वेश्चन ये। प्रत्येक सजीव एक अधिगम है। दूसरा है अधिगम समायोजन है, अधिगम अभ्यास का परिणाम है, अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है। तो अपन चौथे ऑप्शन की तरफ जाएंगे, अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि इस जो क्वेश्चन दिया है उसी के अकॉर्डिंग,
क्वेश्चन में दिया है हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते हैं, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला है अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है, तो यहाँ पे नहीं देखना है, उपयुक्त नहीं है वो चीज़ देखना है। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, व्याख्याता वाणिज्य में आया है 2014 में। पहला ऑप्शन है अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है। तीसरा है समस्या समाधान अधिगम का उच्चतर स्तर है। और चौथा ऑप्शन है अपना अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन है। तो अपन फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है इसमें कि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है, बट जबकि इसमें अधिगम पर परिपक्वता का पूरा प्रभाव पड़ेगा। तो ए ऑप्शन की तरफ जाएंगे। अगला है निम्न में से कौन एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। अब यहाँ पे योगात्मक मूल्यांकन देखना है। अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। दूसरा शिक्षण सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित। तीसरा शिक्षण की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन। और चौथा है सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। तो अपना चौथा ऑप्शन सही जाएगा, सत्र के अंत में। सत्र के अंत में जो मूल्यांकन होता है उसी को अपन योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। अगला है निम्न में से कौन एक उत्तर परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। पहला विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और अभिक्षमता। तो जो प्रशिक्षण या परीक्षा बोले या फिर मूल्यांकन बोले, उनके जो गुण होते हैं वो होते हैं विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और विभेदीकरण। और अभिक्षमता ये बिल्कुल अलग जा रहा है, तो ये भिन्न ऑप्शन अपना अभिक्षमता होगा। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित होना चाहिए। संज्ञानात्मक व्यवहार पर। दूसरा है मनोज्ञात्मक एवं संवेगात्मक व्यवहार पर। ए व दोनों समान रूप से। तो अपना सी ऑप्शन सही होगा, ए व दोनों। अगला है गतिक कौशल। ये बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है डिस्प्रेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसअफेजिया और डिसलेक्सिया। तो इसमें डिसकैल्कुलिया तो गणित से संबंधित है, डिस्फेजिया मौखिक विकार से संबंधित है और डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। और डिसप्रेक्सिया जो है वो अपने गतिक कौशल से संबंधित है। यहाँ पर डिसप्रेक्सिया की जगह पर प्रेक्सिया भी दे सकता है। अगला है सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। ये तो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो गया है ऑप्शन, ये तो बिल्कुल गलत हो चुका है। अगला है अधिगम ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में पाई जाती है। तो ये भी गलत हो गया है, क्योंकि इसमें स्थान ग्रामीण या शहरी का कोई भी ये नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। तो अपना सी ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन, क्योंकि ये सीखने की निर्योग्यताएं ये अधिकतर वंशानुक्रम से आती है। इसका पूरा प्रयोग मेंडल ने दिया है अपने प्रयोग में, उसने मटर पर प्रयोग किया था। अगला है संप्रेषण की प्रकृति क्या है। संप्रेषण की प्रकृति क्या है। सूचनाएं प्रदान करने की प्रक्रिया, कक्षा कक्ष विचार विमर्श, दत्त कार्य करना, नोट्स लेना। तो अपना ए ऑप्शन की तरफ जाएंगे, सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया। यही क्या है, संप्रेषण है, इसकी प्रकृति है ये। अगला है कोमल शिल्प उपागम संबंधित है रेडियो से, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से, कंप्यूटर से और दूरदर्शन से। तो इसका सही ऑप्शन होगा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से। तो ये कोमल शिल्प उपागम, तो इसमें सही लगाना है आपको मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से। इसमें हार्डवेयर की पूछे तो इसमें रेडियो, कंप्यूटर, दूरदर्शन ये आते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे शिक्षा तकनीकी 3 कहा जाता है। अब शिक्षा तकनीकी 3 जो है वो शिक्षण मशीन है, शिक्षण व्यूह रचना है, या फिर शिक्षण विश्लेषण है, प्रणाली विश्लेषण है। इनमें से कोई नहीं।
तो अपना तीसरा ऑप्शन सही होगा प्रणाली विश्लेषण। शिक्षा तकनीकी 3 किसे बोलते हैं? प्रणाली विश्लेषण को बोलते हैं। अगला है शाखी अभिक्रमित अनुदेशन जिनके द्वारा दिया गया है या फिर जिनके द्वारा विकसित किया गया है वो कौन है? चार्ल्स पियर्सन है, क्राउडर है, चार्ल्स हल है या फिर B.F. स्किनर है। तो जो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है वो किसने विकसित किया है? वो किया है क्राउडर ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अपना शिक्षक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए।